हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इसके आंसर आपको करने हैं। फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रोजाना टेस्ट होता रहता है। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, इसके पहले का क्वेश्चन हम इसके प्रीवियस क्लास में जस्ट अभी डिस्कशन करा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि निम्न में कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। ठीक है, तो रूपात्मक आकलन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है कि मतलब टाइम टू टाइम जो बच्चों का एग्जाम लिया जाता है सुधार के लिए, वही होता है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, यानी कि टाइम टू टाइम, यानी कि पूरे मतलब साल में जो भी जितना भी फॉर्मेटिव असेसमेंट हुआ, जैसे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट फर्स्ट प्लस फॉर्मेटिव असेसमेंट सेकेंड, तो इस तरह के जितने भी फॉर्मेटिव असेसमेंट लिए गए हैं सुधार के लिए, सभी मिलकर क्या बनते हैं? तो समेटिव असेसमेंट। ठीक है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? रूपात्मक आकलन। तो सुधार के लिए जो बीच बीच में उसका असेसमेंट किया जाता है, वही होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा जो है समुचित कार्य उस चीज के लिए नहीं होगा, तो ये बताना है आपको। तो फर्स्ट में दिया है कि पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। दूसरा दिया है दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना या फिर रिकॉर्ड करना। ठीक है, तीसरा दिया है दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप में चिन्हांकन वाले आरेख बनाना। ठीक है, और चौथा दिया है जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा चारों में से आपको बताना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नहीं। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो आप लोग जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, यानी जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। तो ये जो है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट नहीं होगा। बाकी जो भी आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट में आएगा, तो यहाँ पे आएगा ये व्याख्या करना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे अवलोकन को जो रिकॉर्ड किया जा रहा है, ये भी फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक पार्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या दिया है? प्रयोगात्मक प्रारूप का जो यहाँ पे आरेख बनाया जा रहा है चिन्हांकन का। ठीक है, तो ये भी एक पार्ट हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला, है ना। ये डिस्कशन वाला जो है हमारा रूपात्मक आकलन में नहीं आता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे चार आप लोगों ने जिन्होंने किया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है? जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद, ठीक है, शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह डैश में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। यानी कि जो यह शीतल है वो क्या कर रही है? तो जीव जंतुओं पर जो पाठ है आधारित है, वो पढ़ाने के बाद क्या कर रही है? तो चिड़ियाघर का भ्रमण करवा रही है। ठीक है, यानी जो चीजें हैं उन्हें डायरेक्टली जो है वो फेस टू फेस कराया जा रहा है। तो ये जो है किस चीज में शिक्षार्थियों का हेल्प करेगा? तो पहला दिया है जीव जंतु संरक्षण के कौशल के विकास के लिए। ठीक है, उसका दूसरा दिया है दैनिक समय सारणी का कि मतलब जो चर्या है इसमें बदलाव के लिए। ठीक है, उसके बाद है कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना। उसका चौथा दिया है जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए, इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो जब वो जीव जंतु के बारे में बता रही है, उसके बाद वो चिड़ियाघर का भ्रमण करवा रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वास्तविक जीवन की परिस्थिति के साथ वो क्या कर रही है? तो जोड़ रही है। यानी कि कक्ष का जो अधिगम है उसको जोड़ रहा है किससे? तो वास्तविक जीवन से। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो 3 नंबर। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप लोग जिन्होंने 3 किया है बिल्कुल राइट है। चलिए, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से जो है परिचित कराना चाहती है। ठीक है, तो प्रकरण को क्या कहते हैं? टॉपिक, है ना। तो यहाँ पे क्या है? तो शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण यानी न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन पर आधारित जो भी टॉपिक है तो परिचित कराना चाहती है। तो वह क्या करेगी? तो फर्स्ट में दिया हुआ है कि श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। सेकंड में दिया है पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के प्रति उदाहरण देने चाहिए। तीसरा दिया है कि विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। और चौथा दिया है शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें
उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से बताइए। चलिए, यहाँ पे यानी कि जो पाचन पोषण के बारे में वो पढ़ा रही है, वो टॉपिक जो बता रही है, उसे परिचित कराना चाहती है, तो उसके लिए वो क्या करेगी, शालिनी क्या करेगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पहला दिया है श्याम पट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना। तो पाचन तंत्र के आरेख बनाने से पोषण का इसका क्या मतलब रहता है, ठीक है। तो इसका ये हो गया रॉन्ग। उसके बाद है पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देना चाहिए। तो भोजन का उदाहरण अलग अलग टाइप का देंगे तो ये इफेक्टिव होगा। या फिर विभिन्न प्रकार के प्रयोग के विभिन्न प्रदर्शित करने वाले चार्ट का आप प्रयोग करेंगे, ठीक है। मतलब जो भी विभिन्न प्रकार के भोजन है तो इसका अलग अलग टाइप का जो भोजन है कैटेगरी है उसका आप चार्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा पढ़िए, शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उनकी व्याख्या करनी चाहिए। तो जब आप यहाँ पे ये तीनों पढ़ते हैं तो आपको रियलिटी यानी कि जो चीज़ है डायरेक्टली वो फेस किसको कर रहा है, तो उसको भोजन से रिलेटेड बताना चाहिए था। तो बच्चे जो भी टिफिन बॉक्स लेके आए हैं, तो जितने भी बच्चे हैं सभी अलग अलग टाइप के लाए होंगे, है ना। तो उस वो डायरेक्टली अगर उस चीज़ को दिखा करके, अगर रोटी है या चावल है या दाल है जो भी है, तो डायरेक्टली अगर उस चीज़ को दिखा के उसके बारे में वो व्याख्या करती है, ठीक है, और बताती है कि चावल में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, किसी ने गाजर लाया तो विटामिन ए होता है, ठीक है, तो ये आपकी आंखों के लिए अच्छा होगा। तो इस तरह से क्या होता है, न्यूट्रिशन के बारे में बताया जा सकता है। किसी ने नींबू का अगर टुकड़ा लाया है तो उसमें विटामिन सी होता है। तो यहाँ पे क्या है कि वो डायरेक्टली उसको फेस कर रहा है ना। तो ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाता है, जबकि 1 2 3 हमारा इफेक्टिव नहीं होता है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा, तो 4। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहता है कि रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों क्रम जो कि क्रम में नहीं है का अनुपालन करें, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा चरण दिया हुआ, स्टेप दिया हुआ है, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है, ठीक है। तो वो स्टेप्स जो है कैसे फॉलो होगा, यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है सीक्वेंस, तो इसी को आपको फॉलो करना है। तो पहला दिया है प्रश्न लिखना, दूसरा दिया है रूपरेखा या फिर डिजाइन तैयार करना, तीसरा दिया है प्रश्न पत्र का संपादन करना और चौथा दिया है ब्लूप्रिंट तैयार करना, ठीक है। तो यहाँ पे किस किस तरह से सीरीज जाएगा आपको बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट में दिया है 4 2 1 और 3, दूसरे में दिया है 2 4 1 3, उसके बाद तीसरे में दिया है 4 1 2 3 और फोर में दिया है 1 2 4 और 1। तो यहाँ पे बताइए आप लोग जल्दी से, इसका क्या सीक्वेंस जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। मतलब रश्मि क्या कर रही है, रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र जब बना रही है तो किन स्टेप्स को वो फॉलो करे। तो इसका राइट क्या हो जाएगा स्टेप, वो आपको बताना है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर देखें तो ये करना चाहिए, रूपरेखा इसका डिजाइन सबसे पहले तैयार किया जाएगा, ठीक है। जब रूपरेखा या डिजाइन उसका तैयार कर लिया जाएगा तो उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। जब ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, तो प्रश्न को लिखा जाएगा। जब फाइनली जब सब कुछ हो जाता है तो क्या करेंगे, प्रश्न पत्र का संपादन कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट में हो जाता है हमारा ये वाला, सेकंड हो जाता है ये वाला, ठीक है, थर्ड हो जाता है ये, और फोर में हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे सीक्वेंस हमारा कौन सा बनता है, तो सेकंड नंबर, ठीक है। यानी कि 2 4 1 और 3। जी हाँ, तो यहाँ पे 2 सही है। हाँ, ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या कहता है, हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए, ठीक है, यहाँ पे क्या टॉपिक है हमारा, तो पर्यावरण संरक्षण मेन यहाँ पे मुद्दा है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति जो है सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है, ठीक है। यानी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए आप जो है क्या योगदान यहाँ पे दे सकते हैं, तो उनका सबसे बेहतर सुझाव क्या होगा। तो पहले में दिया है कि आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करें, दूसरा दिया है कार स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन न रखें, तीसरा दिया है घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचें, उसके बाद चौथा दिया है अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच कराएं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से बताइए। यानी कि पर्यावरण संरक्षण अगर करना है
तो क्या स्टेप मतलब यहाँ पे क्या फॉलो करना चाहिए वो आपको बताना है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट नंबर, यानी कि आने जाने के लिए क्या करें तो सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करें। अब इससे फायदा क्या होगा कि अगर सभी इंडिविजुअल अपने बाइक कार स्कूटर जो भी है अगर इसका यूज़ करें तो वो ज़्यादा पॉल्यूशन फैलेगा, जिससे कि बचा जा सकेगा। एक ही बस के अंदर अगर ज़्यादा व्यक्ति आते हैं तो वो बेटर है इन कंपैरिजन टू कि उसमें जितने व्यक्ति बैठे हैं सभी के अलग अलग वाहन हो। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो है हमारा राइट आंसर होता है। सेकंड में दिया है कि कार स्कूटर आदि जैसे आदि व्यक्तिगत वाहन न रखें, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर वो नहीं रखेगा तो कभी इमरजेंसी पड़ गया तो फिर वो कहाँ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि घर से बाहर आने जाने से बचें, तब ऐसा अगर होगा तब तो सब घर में ही रहेगा। उसके बाद अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच कराएं। ठीक है, नियमित जांच कराएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन उससे जो ओरिजिनल जो पॉल्यूशन निकलता है क्या उससे कम निकलेगा, ऐसा थोड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा तो 1। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है। ठीक है, तो कक्षा 5 के शिक्षार्थी हैं, तो इनमें जो अगर किसी चीज़ के प्रति जिज्ञासा आपको जगाना हो तो क्या जो है आपका यहाँ पे इफेक्टिव होगा आपको बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट में दिया है कि अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। ठीक है, दूसरा दिया है लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना। ठीक है, तीसरा दिया है अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, यानी यूनिट टेस्ट जो होता है। चौथा दिया है कि गहन जांच परक और कल्याण परक प्रश्न पूछना। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। अगर बच्चों में जिज्ञासा मतलब को जागृत करना हो तो क्या यहाँ पे इफेक्टिव वे माना जा सकता है। चलिए देखिए अगर फर्स्ट का बात करें तो यहाँ पे हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, यानी कि वो खुद से करके वो पे सीख रहा है, तो यहाँ पे जिज्ञासा मतलब वो अपने हाथों से करके सीख रहा है, तो यहाँ पे जो एक्टिविटी वो डायरेक्टली फेस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ज़्यादा जिज्ञासा जो है जागृत होना पॉसिबिलिटी कम लगता है। दूसरा अगर देखें लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, तो अभ्यास तो आपको पहले ही बताए थे, देख के ही हटा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना। ठीक है, यानी कि यूनिट टेस्ट जो होता है उसका आयोजन आप करेंगे तो ऐसा उसमें क्या जिज्ञासा क्या जगह, तो वो जो पहले से जान रहा है उसी का वो क्या करेगा परीक्षण देगा या फिर उसका टेस्ट लिया जाएगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर देखिए लिखा हुआ है क्या कल्पना परक प्रश्न, जब उससे इमेजिनेशन वाला यानी हाइपोथेसिस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो वहां पे उसका जिज्ञासा ज्यादा जागृत होगा। ठीक है, सोचो अगर ऐसा होता क्या होता, तो वहां पे वो ज्यादा उस चीज के लिए उत्सुक रहेगा। ठीक है, यानी कि वहां पे जिज्ञासा उसका ज्यादा होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा तो 4 नंबर। ठीक है, तो कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने के लिए क्या सबसे इफेक्टिव ये माना जाएगा तो गहन जांच परक और कल्पना प्रश्न कल्पनापरक प्रश्न पूछना। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट आपको लग रहा था तो फर्स्ट और फोर में जब कंपैरिजन करेंगे तो फोर जो है मोस्ट इफेक्टिव आपका होता है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए इसमें क्या दिया है, यदि एक महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन अगर होता है तो इस प्रश्न को अगर बच्चों से पूछा जा रहा है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट में दिया है कि समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना। ठीक है, दूसरा दिया है बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना। ठीक है, तीसरा दिया है शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतनपरक कौशलों का विकास करना। उसके बाद चौथा दिया है शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से बताइए। यदि अगर एक महीने के लिए बिजली चला जाए ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार से इफेक्टिव हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए अगर पहला का बात करें तो यहाँ पे कहता है कि समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे बिजली की बर्बादी या बचाव से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, उसके बाद बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना, तो यहाँ पे बिजली का रिसोर्सेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर ना हो तो क्या होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं है।
उसके बाद है शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतनपरक कौशलों का विकास करना। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हमारा थर्ड नंबर ही होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो क्या करेगा, इमेजिनेशन करेगा, कल्पना करेगा या फिर चिंतन करेगा कि अगर नहीं होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। अगर 4 का बात करें तो शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। तो सामान्य जानकारी के लिए केवल बिजली का ही एक सोर्सेस नहीं है, बहुत सारा जो है सोर्सेस हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए इस प्रश्न में क्या कहता है, कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन, क्या दिया है टॉपिक, सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो सर्वेक्षण और लेखन यहाँ पे टॉपिक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो पहला दिया है कि शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, ठीक है। दूसरा दिया है शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीजों को खोजें और समझें। तीसरा दिया है विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना, ठीक है। उसके बाद फोर दिया है शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना। तो यहाँ पे सर्वेक्षण और लेखन जो एक टॉपिक है पाठ में यानी पाठ्य पुस्तक में, तो उसका एक भाग का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है आपको यहाँ पे आंसर करना है, ठीक है। चलो जल्दी से बताइए आप लोग, आंसर इसका क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो सर्वेक्षण और लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सामान्य जानकारी, तो ये तो कोई तुक नहीं बनता है, ठीक है। सामान्य जानकारी के लिए सर्वेक्षण और लेखन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और समझें। देखिए आप अगर टेस्ट लगा रहे हैं तो आपको बताए थे कि अवसर जहाँ भी रहे वो आपका पॉजिटिव ऑप्शन होता है, वो आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला हमारा राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि सर्वेक्षण है और लेखन है, तो यहाँ पे क्या होगा, चीज़ों को वो खोजेगा और उससे वो सीखेगा, ठीक है। तीसरा का बात करें तो विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना। तो चलिए ये अगर आपको लगता है कि चलिए कुछ हेल्प कर सकता है सर्वेक्षण और लेखन, तो 2 और 3 में जब आप कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव वर्ड अवसर मिला, और इस सर्वेक्षण और लेखन से क्या होगा, उसे खोजने का मौका मिलेगा और सीखने का मौका मिलेगा। तो 2 और 3 में मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा होता है 2 नंबर। 4 का बात करें तो शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना, ठीक है। तो सर्वेक्षण और लेखन से उसके व्यवहारिक कौशल में सुधार करने का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये तो फैमिली में हो सकता है जो उनसे बड़े हैं, ठीक है। तो वहाँ पर या जो उनके गुरु हैं वो या उनके बड़े भाई बहन है वो उनको उनके व्यवहार में जो है सुधार करने के लिए उन्हें बता सकते हैं या एक सही मार्ग दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो 2 नंबर। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए क्या दिया है, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीन को थोड़ा सा मतलब बड़ा कर लीजिए, है ना। वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन और निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन आयोजन जो है करती है। तो हम यहाँ पे जो बोल रहे हैं वो सुन सकते हैं, क्योंकि अगर छोटा है, अगर आप नहीं देख पा रहे हैं ठीक से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या वृक्ष का संरक्षण की बात हो रही है, ठीक है। तो वृक्ष के संरक्षण के लिए क्या क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें, ये फर्स्ट में कहा जा रहा है। ख में कहता है कि वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, ठीक है। और तीसरा दिया है कि वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। उसके बाद घ में दिया है लास्ट में कि शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना, ठीक है। तो अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। अब इसमें से देखिए क्या कहता है कि वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियां, यहाँ पे जो भी गतिविधि दिया गया था, ठीक है, में कौन सी सबसे कम प्रभावी होगी। तो सबसे लेस्ट इफेक्टिव कौन होगा, ठीक है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे लेस इफेक्टिव आपको आंसर फाइंड करना है, तो जल्दी बताइए इसका क्या हो जाएगा, क होगा, ख होगा, गो होगा या फिर घ होगा। चलिए बहुत बढ़िया।
तो वृक्ष संरक्षण के लिए कौन सा यहाँ पे जो वे दिया हुआ है, जो तरीका दिया हुआ है, सबसे कम इफेक्टिव होगा, यही आपको बताना है। तो देखिए, अगर पहला का बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करनी है। ये तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके बाद है वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। ठीक है, यह भी सही है कि उस पर कोई डिस्कशन किया जा रहा है। ठीक है, ताकि लोगों का नॉलेज जो है उसके बारे में बढ़े। ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद है वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। चलिए, इसको लेते हैं कि ये भी करेक्ट है। उसके बाद है शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। तो यहाँ पे जितने भी ये 3 पॉइंट है, इसमें वृक्षों के संरक्षण के बारे में कुछ कुछ बातें कही जा रही है, लेकिन यहाँ पे शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना, तो यहाँ पे सबसे लिस्ट इफेक्टिव यही वाला होगा। ठीक है, यानी कि चौथा नंबर, यानी घ नंबर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर, क्योंकि यहाँ पे कटी लकड़ियों को दिखाया जा रहा है, कुछ बताया नहीं जा रहा है कि कैसे हम लोग कंजर्व करें, कैसे हम सुरक्षित रखें। ठीक है ना, वन संरक्षण कैसे करें। चलिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो घ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, जितने भी वॉच कर रहे हैं प्लीज़। और अगर आप न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बेल आइकन प्रेस अगर आप करते हैं, ठीक है, तो वो आपको क्या होगा कि हम जैसे ही वीडियोज अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए। ठीक है, अब क्या है, तो कक्षा 5 के शिक्षार्थी हैं, उनको एक टॉपिक दिया जा रहा है कि यदि यह समाप्त हो जाए, यानी कोई भी चीज है समाप्त हो जाए। मान लीजिए कोयले का भंडार है, समाप्त हो गया, तो क्या होगा? ठीक है, तो यदि यह समाप्त हो जाए, पाठ पढ़ाने के बाद शिला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्र, प्रशासित करती है। ठीक है, उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? ठीक है, यानी कि जब वो बताती है, ठीक है, जो टीचर है वो जो बताती है बच्चों को, तो वो इस टॉपिक के बारे में कुछ समझ ही नहीं पाती, मतलब ज़्यादातर छात्र जो है समझ ही नहीं पाता है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या हो सकता है, क्या वजह हो सकता है? तो पहला दिया है कि उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। ठीक है, दूसरा दिया है शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था। तीसरा दिया है यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था। ठीक है, चौथा दिया है शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसका राइट आंसर होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। मतलब कि जब टीचर सिखाती है बच्चों को, तो उसको बच्चों को ज़्यादातर बच्चों को समझ में ही नहीं आया, तो इसका क्या वजह हो सकता है आपको बताना है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो शीला है, जो ये शिक्षिका है, ठीक है, तो इसने क्या गलतियां की? तो देखिए, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर। क्यों? क्योंकि उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया, यानी कि टीचिंग। जब बड़े पैमाने पर बच्चे नहीं सीख पा रहे हों, ठीक है, इसका मतलब है कि उसने जो टीचिंग मेथड था वो करेक्ट नहीं अपनाया। ठीक है, यानी टीचिंग मेथड का ही यहाँ पे गलती है। दूसरा का बात करें तो शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था, यानी कि तब ज़्यादातर बच्चे के कॉग्निटिव लेवल अच्छे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद है यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था। तो योग्य है अथवा नहीं है, ये तो ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है। जो वहाँ पे करिकुलम तैयार किया जाता है, ठीक है, तो वो बच्चों के अकॉर्डिंग ही तैयार किया जाता है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद है शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा। ठीक है, तो बच्चों के रुचि के अनुसार ही जो भी उन्हें एक जो होता है बच्चों का, उसी के अकॉर्डिंग वो टॉपिक जो है बताया जाता है। अगर रोचक नहीं भी लगा तो इसमें भी टीचिंग मेथड का ही गलती होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट नंबर। तो फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स में कम से कम एक शेयर अवश्य कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, आप लोग खुश रहिए। जय हिंद।